Now coming to the Indian Express newspaper, POK is ours. Jammu Kashmir paid for the Nehru's blunder. Article 370, root cause of terrorism. तो आर्टिकल 370 और 35A में क्या डिफरेंस है? हाँ चल प्रवेश। आर्टिकल 370 में एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था और 35A में रिजर्वेशन दिया था लोकल्स के लिए इन द। मतलब ब्रॉडली आप कह सकते हो कि आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर को अलग बनाता है। उसमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ। सेपरेट झंडा, हम्म। सेपरेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और परमानेंट आर्टिकल रेजिडेंस कौन है? मतलब रिजर्वेशन 35 का। हाँ। डील करता है ठीक है। कि लैंड आप जो है और एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ केयर है, वो सारा जम्मू कश्मीर का बिल्कुल अलग होगा। तो वो तो स्पेसिफिक हो जाता है 35 में। यस। जब ये इलेक्शन हुआ था तो इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड दिया हुआ है कि ओवर 1000 करोड़ सोल्ड इन पोलमन, हैदराबाद टॉप सेल। तो इलेक्टोरल बॉन्ड है, कंसर्न क्या है? अनोनिमस है, डोनेशन पता चलता नहीं है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी अभी भी आरटीआई के अंदर में नहीं है, तो कितना फंड किसको मिला ये भी नहीं पता चलता है। और फिर कॉर्पोरेट लॉबी कितना है ये भी नहीं पता चलता है। और सरकार ने कहा था कि सिटीजन हैव नो राइट टू आस्क, लेकिन आई थिंक दिस इज रॉन्ग। सिटीजन हैव शुड हैव राइट टू आस्क। और ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फंड जगह से, सोर्स से फंडिंग आ रहा। है रिगार्डिंग यूपी ट्रांसफॉर्मेशन, तो कीवर्ड्स उठा सकते हैं इसमें से। Lucknow is said to become a defense technology and defense testing center where production of BrahMos cruise missile will take place. Medical device park, keyword. Software parks, ये भी keyword है. Atal Industrial Infrastructure Mission. Inland fisheries, तो इंडिया में inland fisheries ज्यादा है कि मरीन फिशरी ज्यादा है? करुणा। आई थिंक मरीन फिशरीज ज्यादा है। यस। इंग्लैंड ज्यादा है। इंग्लैंड ज्यादा है, इंग्लैंड। मेरिन केस में इंग्लैंड ज्यादा है ना। यस। इंग्लैंड 70% है टोटल फिश प्रोडक्शन का, मरीन फिशरी कम है, 30% है। Ayodhya to become the first plant dedicated to the fuel production from plastic waste। तो ये लिख सकते एग्जाम्पल कि वेस्ट टू एनर्जी का एग्जाम्पल है एक तरह से अयोध्या, वहां बनने वाला कि वेस्ट से कैसे आप, प्लास्टिक वेस्ट से कैसे आप फ्यूल प्रोडक्शन करते हो। तो RRTS कॉरिडोर, ऐसा बाकी जगह में भी होना चाहिए, ये भी ले सकते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो ये भी इम्पोर्टेंट। एंड रिगार्डिंग फिशरी, आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन, ट्रू। तो अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर में है, लॉन्ग टर्म में उसका जो पॉलिटिकल फंडिंग, ट्रांसपेरेंसी और आइडेंटिटी ओपेक है उसको कैसे बताया जाए, इस पर डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट, अभी डिसीजन लेंगे। अभी एसबीआई इज ओनली बैंकिंग अथॉरिटी दैट कैन इशू द इलेक्टोरल बॉन्ड, याद रखना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 3 या 4 मेनली कंसर्न है। पहला ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और इसका जो बेसिस था वो ट्रांसपेरेंसी लाना था। तो इसमें आरटीआई लाने की बात चल रही है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर रही है कि हम आरटीआई को अलाउ नहीं करेंगे। तो
इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशन है। और दूसरा ये कि जो सेबी है, सेबी से रिलेटेड जो हम पैसा देते हैं, तो बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो डिनोमिनेशन लिमिट है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी कंट्रोल होनी चाहिए। तो ये दो चीजें, और फिर इसके अलावा कोई अनकन्वेंशनल एरिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मतलब हम ब्रेकआउट कर सकते हैं? नहीं, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। इसका मिल सकता है 20% seats allotted to the EWS kid and city school remain vacant each year. ईडब्ल्यूएस दो तरीके का होता है। एक होता है ईडब्ल्यूएस कोटा फॉर द एजुकेशन इन द स्कूल लेवल, और एक होता है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, दैट इज बाय द 103rd अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और गवर्नमेंट हायर एजुकेशन के अंदर लिवरेज मिलती है। और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के ऊपर अभी बेसिकली इंदिरा साहनी जो जजमेंट है उसको मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड मान रखा है कि 50% ब्रीच तो हुआ है, लेकिन ऑन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इट इज अ 60%, लेकिन इट कैनॉट प्रूव दैट। तो ये ईडब्ल्यूएस के ऊपर दो point। आरटीए के अंदर में दिया हुआ है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट विच गारंटीज 25% ऑफ रिजर्वेशन अंडर कैटेगरी। इसमें लिखा है कि 50 डियर इन सिटीज डियर पार्क। तो दिल्ली में डियर पार्क भी है क्या? जैसे हौज खास मिनी जू, कैंसिल, हिरन कंट्रोल सीजन। हाँ, मतलब तो ये इस- अरावली की बात है ना, फौज हाँ, खास उनकी, ये सेंट्रल अरावली रेंज है। हाँ। तो इसमें कि जू जू का अथॉरिटी कौन है? जू का कोई भी जू बना सकते हैं कि कहीं ना कहीं से परमिशन लेना पड़ता है? तो परमिशन लेना पड़ता है अंडर द सेंट्रल जू अथॉरिटी। और ये सेंट्रल जू अथॉरिटी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1972। तो इनके जो चीफ होते हैं, चीफ वार्डन जिसको बोला जाता है, वो परमिशन देते हैं कि आप कहीं भी जू बना सकते हो, और ट्रांसलोकेशन ऑफ द एनिमल फ्रॉम वन जू टू अनदर इनके बिना नहीं कर सकते। तो हर एक के लिए एक ऑडिटिंग होता है, कितने एनिमल है, कैसे उसको रखा जा रहा है। और सीएसआर फंडिंग में इसमें होता है कि हर एक एनिमल के लिए अलग अलग कॉर्पोरेट, यहाँ पर तो ऐसे ही है, जमशेदपुर में ऐसे ही है कि भोपाल जैसे जिंदल स्टील प्लांट लायन को संभाल रहे पूरा, फिर टाटा स्टील इसको संभाल, ऐसे करके हर एक का अलग अलग है। तो ऐसे भी डिसाइड होते हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी से, तो हर एक चीज से सेंट्रल जू अथॉरिटी का है। और ट्रांसलेशन कैनॉट हैपन विदाउट द कंप्लाइंग विद द आईयूसीएन गाइडलाइन। तो आईयूसीएन में सबके लिए होता है, आईयूसीएन फॉरेस्ट के लिए भी होता है, आईयूसीएन वाइल्ड लाइफ के लिए भी होता है। तो ये इसका बात कर रहा हूँ। और जो हम लोग बात किए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ये हेड होता हाँ, मतलब फ्लोरा फोना के लिए होता है। है फ्लोरा एंड फॉना, आईयूसीएन। यस। अगर आप बात नहीं मानेंगे तो रिवोकेशन ऑफ द जू लाइसेंस। और क्या प्राइवेट जू बना सकते हैं इंडिया हाँ, के अंदर? हाँ, अब परमिशन लेना बना। पड़ेगा हर चीज को नहीं। तो वो से ये ले सकते हैं पीएपीएफ पर्सनल का रिटायरमेंट। 46,000 personnel retired early from CAPF in last 5 years. This is the information बाजार आर्टिकल। तो क्या इशू रहते हैं? तो बीआरएस, दूसरा पेमेंट का इशू, तीसरा जो मेंटल एगोनी होती है सर्विस के अंदर बिकॉज ऑफ द हार्ड कंडीशन ऑफ हार्ड सर्विस। इसके अलावा जो रिजर्वेशन होती है सीएपीएफ पर्सनल के लिए, जो दूसरी गवर्नमेंट सर्विस होती है उसमें उनके लिए रिजर्व कोटा होता है, जिसके तहत वो सिविल सर्विसेज में जंप कर जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से इतना मेगा रीशफल हमें देखने को मिलता है। नहीं, और 3-4 एरियाज है जहाँ पर डिस्पैरिटी है विद द सीएपीएफ एंड आर्मी। कि सीएपीएफ का जो अभी उनके पास पॉलिसी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द पेंशन जो आर्मी के पास है।
फिर उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी आर्मी जैसा नहीं है, क्योंकि सीएपीएफ बीच में आते हैं पुलिस और उनके पास भी। तो राइट का कंट्रोल करना, कोई प्रोटेस्ट होता है वहां पर तैनाती होना, तो सीएपीएफ का ऐसे भी रोल रहता है, आर्मी का नहीं होता। तो वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, या फिर दोनों को सेपरेट करके, पुलिस को भी और आर्मी को भी। हाँ वही, तो ये सब इशू। फिर लोकसभा टेक्स। ट्राइबल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। तो मुझे कोई ये बताइए कि जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर है, ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल है जो बेसिकली इनको स्पेशल प्रोविजन देता है कि स्पेशल यूनिवर्सिटी बन जाएगी, स्पेशल हायर एजुकेशन के लिए फंड दिए जाएंगे? ऐसा कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में? कौन आई थिंक 371 में ही आता है। 371 एंड 371 डी आई थिंक। तो दे बोथ आर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो बता रहे कि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनना चाहिए जिसमें हर एक एस्पिरेंट को मिलेगा मौका पढ़ने का, और प्रिजर्विंग दैट ट्राइबल कल्चर, प्रोमोटिंग दैट ट्राइबल कल्चर, और यूथ ऑफ तेलंगाना टू परस्यू हायर एजुकेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन माइंडसेट चेंज होना चाहिए बाय द ग्रास रूट लेवल। वो तभी हो पाएगा जब आप उसको सिर्फ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने से नहीं होगा, आपको अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा लोगों के अंदर में और दिखाना पड़ेगा। तो क्या ये बोल सकते हो कि मतलब इस तरीके से ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाना, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को और सपोर्ट करेगा? No, we cannot किसी say ट्रांस that particularly वुमन because it is a part of the positive description done by the state to improve the condition of the vulnerable section of society. Here it is tribal SC ST, तो इसको ऐसा नहीं बोल सकते डायरेक्टली। स्पेशल कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विद रिस्पेक्ट टू द जजमेंट और जो पेंडिंग केसेस को कम करने में, तो स्पेशल कोर्ट होना चाहिए। स्पेशल कोर्ट एग्जांपल होता है एडीआर का, अल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव। हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन, हम्म, जिसके अंदर कोर्ट के बाहरी मामले सुलझा दिए जाते हैं बाय द आर्बिट्रेशन और मीडिएशन। यस। तो इसमें बोला है एक और इसमें अच्छा आर्टिकल है कि अगर अचीव करना है जीरो नेट जीरो टारगेट, तो उसको आप इसको अब ऐसे यूज मत करिए कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन कैप्चर कर रहे हैं और सिक्वेस्ट्रेट कर रहे हैं। मतलब कि आप कार्बन को डिजोल्व कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर में, या फिर वेटलैंड ग्रो कर रहे हैं, तो मेन फोकस होना चाहिए कार्बन एमिट ही कम करना चाहिए। आप तो कार्बन कैप्चर कर रहे होगे लेकिन वो सेकेंडरी हो गया, वो मिटिगेशन का पार्ट हो गया, लेकिन आप प्रिवेंशन के लिए कार्बन एमिट कम करो, तो वो बात हो रही माइट नॉट बी वायबल, ये वाला प्रोसेस। CCS involves capture of carbon from the source of emission, power plant, factories, and storing it below the ground in a suitable geological structure such as depleted oil, gas reserve, और rock formation। ये और बोलता है कि $30 ट्रिलियन चाहिए होगा हमें, अगर पूरा जो कार्बन है उसको अगर आप कार्बन कैप्चर कर रहे हो तो बहुत ज्यादा है। CCS टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, बहुत हाई कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। प्रोजेक्ट भी है, वो वाइबल लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, उसी के लिए प्रोजेक्ट के लिए और सीमेंट चाहिए और आयरन चाहिए, तो वो फिर से और पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो उससे अच्छा है कि आप कार्बन रीफॉरेस्टेशन को सिंपल आप काम करो, रिप्लेसमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल विद रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एफॉरेस्टेशन करो, इट इज मोर इफेक्टिव। तो ये अच्छा आर्टिकल। तो ओके, तो ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे होता है, आप आम भाषा में बताइए सर। कार्बन को कार्बोनेट के फॉर्म में डिसॉल्व करेंगे, डायरेक्टली आप कार्बन कैप्चर करो, कार्बोनेट में डिसॉल्व करो, कार्बोनेट को पंप कर दोगे अंदर में गैस रिजर्वेशन में। तो बिलो द ओशन, या फिर हाँ जो लिखा हुआ है ना, गैस phase होती है। रिजर्वर, रॉक फॉर्मेशन, डिप्लेटेड ऑयल, ये सब, कैवेंस एक्सेट्रा। गरबा को मिला है कल्चर हेरिटेज, इनटैंजिबल कल्चर हेरिटेज। इनटैंजिबल टैंजिबल में क्या फर्क है? टैंजिबल छू सकते हैं टैंजिबल को, फिजिकल टच है, सब में इन्वॉल्व है, और
और नहीं, वो भी एक और है कि इंटेंजिबल हो कि आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो, डेडिकेटेड सिस्टम है उसके लिए। इंटेंजिबल मतलब कि होता है कि आपको मिला है एंसेस्टर की तरफ से, और वो अगर नहीं रहेंगे तो खत्म हो जाए हेरिटेज। ये तो बहुत सारा आर्ट फॉर्म होता है वो इंटेंजिबल होता है, इवन हैंडीक्राफ्ट भी इंटेंजिबल होता है, क्योंकि धीरे धीरे जो उनके चाइल्ड है वो काम उस पर नहीं कर रहे, तो खत्म हो जाते हैं। दोनों को प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट होता है, ये भी मोटो है यूनेस्को का, to preserve the culture intangible and also the tangible heritage. तो इससे हम बात करते हैं, गरबा फॉस्टर्स इक्वालिटी बाय ट्रांसजेंडिंग सोशो इकोनॉमिक जेंडर रिलीजियस स्ट्रक्चर, डाइवर्स मार्जिनलाइज कम्युनिटी भी स्ट्रेंथन होता है सोशल बॉन्ड ड्यूरिंग द स्पेसिफिक रीजन और टाइम। गरबा इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर ये बात कर सकते हैं व्हाट इज पॉम्पी ऊपर। ओ, इंडिया पॉम्पी पेशेंट क्या होता है पॉम्पी? पॉम्पी डिजीज है, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। Rare inherited disorder that affects a child per million. It is caused by deficiency of enzyme and alpha glucosidase. It results in accumulation of glycogen in cells, particularly in the muscles. And some common side effects include muscle weakness, respiratory issues, heart problem, and difficulty swallowing. तो 50 इंडिविजुअल्स अभी तक डाटे के हिसाब से हमारे पास हैं पॉम्पी डिजीज के। और नेमहर्स इज अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन बेस्ड इन बैंगलोर फॉर द मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ, जिसको डील कर रहा है। और डाटा की हमारे पास कमी है। हम नीदरलैंड से हमारी बात चल रही है, और इंडिया की पहली जो डायग्नोज लड़की है वो है निधि, जो 24 साल के, जिसको पॉम्पी डिजीज हुई थी, बट दैट इज करेक्टली डायग्नोज। एंड दिस शोज द लेसन दैट वी हैव टू be very much alert regarding the rare diseases which are coming in very high numbers uh, with the span of time. So we require a dedicated medical policy, and obviously under the PMJ also we can include this, and obviously it is included as for now. रेयर डिजीज में आता है। The top lawyer तो पीछे था। Top lawyer Dave writes open letter to CBI over listing of cases in Supreme Court. तो केसेस की लिस्टिंग के ऊपर भी हमारी जुडिशरी, हम इसको एक एग्जांपल डाल सकते हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म क्या क्या चाहिए। तो लिस्टिंग ऑफ केसेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिफॉर्म वी करंटली रिक्वायर, बिकॉज दैट इज अ मेजर कंसर्न बिहाइंड द पेंडेंसी ऑफ केसेस। Where the corruption happens the most, listing happens. The listing of cases is subjected to the judicial officers within the premises of the court, जो पैसा लेते हैं और आपके केस को किसी फाइल के नीचे दबा देते हैं और पैसा लेकर किसी केस को ऊपर उठा देते हैं। तो इसमें हम बात कर चुके हैं डिजिटल रिप्रेजेंटेशन एंड डिजिटल लिस्टिंग ऑफ केसेस होना चाहिए। एंड इसमें एक प्रॉपर रजिस्ट्री, जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री होती है अंडर द रजिस्टर्ड एडवोकेट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनका प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन होना चाहिए। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मास्टर ऑफ द रोस्टर वाली बात भी आती है, टू डिसाइड द केसेस अमंग द जजेस, उसका भी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म सेंट होना चाहिए। और एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड जो कि हम बात करते हैं, इट इज एन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इनके बिना आप केस नहीं लड़ सकते कोर्ट के अंदर। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आर दोज एडवोकेट्स who are having who have cleared one paper and who are having a strength of few lawyers behind them to work. हम्म, ये ले लो एक बार करना। Of a nation's democracy depends on the quality of its government. तो सही बात है कि जैसा ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल गवर्नेंस आपके यहाँ पर होगी, वही तय करेगी कि आपके जो नेशन में डेमोक्रेसी की क्वालिटी क्या है।
आप डीबीटी हम दे रहे हैं तो उससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है लोगों के अकाउंट से। हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं बाय जैम ट्रिनिटी, उससे पता लग रहा है कि गवर्नेंस हमारी जो है क्वालिटी गवर्नेंस है। हम सोशल ऑडिट और आरटीआई मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं ताकि जो गवर्नमेंट फंक्शन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसका हमें पता लग पाए कि उनकी क्या स्कीम्स हैं, कितना उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया। पार्लियामेंट्री कमेटीज हमारे यहाँ पर हैं जो स्क्रूटिनाइज करती हैं बजट को। उसके बाद कैग और कैट जैसे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल प्रूडेंस इंडिया में रहे। तो बेसिकली ये सारे ही इंडिकेट करते हैं कि किस तरीके की गवर्नेंस इंडिया के अंदर है, और वो डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं रोबस्ट बनाती है। रोशिक आप बोलो। हाँ, गवर्नेंस के समय बात होता है कैसे हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ई गवर्नेंस हो गया, लास्ट माइल डिलीवरी कर रहे हैं। फिर जो सबसे नीचे लोग वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी है उनको कैसे ऊपर करें, उसको एम्पावर कैसे करें, तो वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसमें गवर्नेंस सब आ सकता है, डेटा गवर्नेंस आ सकता है, ई गवर्नेंस का पार्ट है, सोशल हो गया एक। और फिर जो गवर्नेंस ही जो सिटीजन चार्टर भी आ जाएगा एक इसमें, पब्लिक पार्टिसिपेशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन, फिर हर एक पार्ट। तो हेल्थी नेचर डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन नहीं है, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस भी है। तो इलेक्शन एक पार्ट ऑफ है एक हेल्दी डेमोक्रेसी होना, लेकिन रोज गवर्नेंस कैसा है उस पर भी इम्पोर्टेंट। इलेक्शन में भी हम गवर्नेंस देख सकते हैं कि किस तरह से अ, अगर नोटा का प्रयोग किया जाता है, या फिर जहाँ टाई हो जाती है वहां पर, या फिर बूथ कैप्चरिंग केस देखे जाते हैं वहां पर फिर से री इलेक्शन करवाए जाते हैं, या फिर जो डीआईजी या फिर कोई अफसर्स होते हैं अगर उनके थ्रू कोई इस तरह का कंडक्ट किया जाता है जो गवर्नेंस के अगेंस्ट है, तो उनको निलंबित भी किया जाता है। तो इसमें भी गवर्नेंस देख सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन उनको किस तरह से रेगुलेट किया जाता है। यस। इंडिया इज नॉट ट्रैक टू बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी को सीज करना जरूरी है। ट्रू। अभी जो इंडिया सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस कर रहा है उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना होगा, और तभी रीच हो सकता है 3.7 से $5.9 ट्रिलियन इन 2028। तो कुछ कुछ कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल वियतनाम, मेक्सिको, वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है। चाइना +1 एक तरह से जो मैकेनिज्म फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग बेस, वो इंडिया में भी ज़्यादा होना चाहिए। वो बात, तभी हम लोग पोटेंशियल ऑफ द डेमोग्राफिक डिफेंट डिविडेंड वो अचीव कर होगा सकते हैं। ना। आप सोल्यूशन बताओ तो इसका कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रोबस्ट करें। क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी उसकी जो सस्टेनेबिलिटी या उसकी जो अपलिफ्टमेंट है उसको कैसे करें, तो फिर कैसे सरकार कर रही है। आप 3-4 एग्जाम्पल दो। फॉर एग्जाम्पल PLI स्कीम्स हो गया, उसमें आप डायरेक्टली इंटरवेंट करते हो एज इन MSME सेक्टर के। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग बेस इज मोस्टली इनफॉर्मल, तो MSME सेक्टर को बढ़ाना जरूरी है। सेकंड वुड बी रीस्किलिंग अपस्किलिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कर्स, तो उसमें ITI का रोल हो जाता है, फिर इंस्टीट्यूशन का रोल हो गया, यूनिवर्सिटी का रोल हो गया इसमें। तो इसके द्वारा किया है। और तीसरा है कि स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट फॉर FDI इन द मैन्युफैक्चरिंग बेस। फॉर एग्जाम्पल एनवीडिया का इन्वेस्टमेंट हो गया इंडिया में, या फिर मोबाइल कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, बाहर से लाया जा रहा है इन्वेस्टमेंट, और एक पर्टिकुलर बिजनेस इन्वायरमेंट दिया जा रहा है थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक SEZ, गिफ्ट सिटी हाँ, एक्सेट्रा। तो ऐसे करके promote किया। तो हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप अंडर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो क्रिएट हो रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। उसके बाद जिससे कि लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन में मदद मिले। उसके बाद इंसेंटिवाइजेशन किया जा रहा है जो MSME इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, ताकि उनको लोन इजीली मिल सके। तो 10 मिनट लोन प्रोसीजर ऑफ डिफरेंट बैंक। इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट का पोर्टल है, आई थिंक दैट इज मोका। तो उस पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसका लिक्विडेशन है, वो बहुत ही टाइमली कर दिया गया है और बहुत ही इजी कर दिया गया है, जिससे कि आप रजिस्ट्रेशन में
एक्सेस रेगुलेशन हटा दिए गए हैं, और आपका जो टैक्स फाइलिंग मैकेनिज्म है उसको भी रोबस्ट कर दिया गया है। फिर पहले 10 साल के लिए आपकी जो एमएसएमई है उसको बेसिकली इतना जीएसटी इतना टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारे मेजर्स हैं जिसके तहत जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बढ़ाने की बात इंडिया में हो रही है। यस। तो फिर इसमें दिया हुआ कि हिंदुत्व एंड ज़ायोनिज्म दोनों में डिफरेंस और इसमें सिमिलैरिटी क्या है। तो हिंदुत्व टॉक्स अबाउट द हिंदू नेशन, इंडिया का जो एक जो एलिमेंट है सिविलाइजेशन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इट इज़ बेस्ड ऑन द सनातन धर्म और उसका प्रिंसिपल्स। तो इंडिया का प्राइमरी इंपॉर्टेंस उसको देना चाहिए। तो जायनिस्ट 18th सेंचुरी में हुआ था, जिसमें बात किया जा रहा था कि जो फादरलैंड, जो जूडो जायनिज्म के अंदर जू के लिए फादरलैंड किया गया था इन रोमन रोमन एरा के पहले, तो इसको वापस इस्टेब्लिश करे। तो दे सपोर्टेड द मास माइग्रेशन फ्रॉम द यूरोप। और उस 1930s और 20 के समय में जब परसिक्यूशन हो रहा था जू का इन द अफ्रीकन रीजन, इन द मुस्लिम कंट्रीज एज वेल एज इन द क्रिश्चियन कंट्री एंड इवन इन द नाजी एम्पायर, तो वो तब ब्रिटिश के अंडर में प्रोटेक्टेड था वो रीजन। ओवरऑल ट्रांस जॉर्डेनियन रीजन ब्रिटिश के अंडर में था, उसमें फिर माइग्रेशन हुआ और वहां से फिर इसराइल स्टैब्लिश हुआ। तो हिंदुत्व ऑल्सो सपोर्ट्स जायनिज्म वाइस वर्सा। तो इंडिया इजराइल इज अ सेक्रेट लैंड ऑफ द ज्यूस, वेयर इंडिया इज अ पुण्य भूमि एंड पितृभूमि ऑफ द हिंदूज। तो एक तरह से कंपैरिजन सावरकर ने लिखा था उसमें, जू के पास अपना राइट है, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, इन द बुक हु इज अ हिंदू 1923। ही सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ द मॉरल ऑफ द इजराइल ऑन द मॉरल एंड पॉलिटिकल ग्राउंड। लेकिन जो गांधी जी थे उन्होंने सपोर्ट किया था पैलेस्टीनियन, क्योंकि वो बता रहे थे कि पैलेस्टीनियन जो वॉइस है उसको दबाना नहीं चाहिए, जैसे इंडिया है वैसे ही पैलेस्टीनियन पीपल है। तो दो डिफरेंट आइडियोलॉजी उस समय फॉर्मेशन हो रहा था 40s 30s में। आपका क्या विचार है? पैलेस्टीनियन और इसराइल की कौन किसको दबा रहा है? कोई किसी को दबा नहीं रहा है। इसको वी हैव टू फॉर्म अ वेरी एमिकेबल सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बिकॉज द truth is that Israel will not cease to exist, neither Palestine. So best solution is to uh, form a very considered opinion and एक ओवरऑल बनना चाहिए डॉक्ट्रिन जिसमें आप टू स्टेट सोल्यूशन का बात कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। बोलो। हाँ नहीं ठीक है, मतलब दबा तो दोनों एक दूसरे को ही रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है बेसिकली उसकी वजह से जो दोनों की सिविल सोसाइटी है उसको ज्यादा हार्म हो रहा है। तो अनलेस एंड until the civil society of both the different territories comes into picture and decide a concretized plan, then only the two-state solution can actualize. यस। तो पार्टनर्स इन अनसर्टेन टाइम्स, इटली और इंडिया का दिया हुआ है। इसमें खाली वर्ड ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें लिखा हुआ है। जो IMEC, इट इज़ अ इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो अभी हाल साइन हुआ G20 के समय में। इंडिया से यूए से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से इसराइल, इसराइल से फिर थ्रू ग्रीस और यूरोप। फिर इटलैंड कंपनीज के पास कटिंग एज सोल्यूशन है, चीज मेकिंग फैक्ट्रीज है उनके पास, सॉस और जो FPA का कॉन्सेप्ट है वो अच्छा डेवलप्ड है जो इंडिया सीख सकता है। इन लार्ज मेडिटेरियन जो पर्सपेक्टिव इटालियन का, तो इंडो पैसिफिक से कनेक्ट किया जा सकता है। Italy sits in the center of the Mediterranean Sea and act as a bridge, natural bridge toward the Indo-Pacific, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। लग्जरी गुड के लिए फेमस है इटली, मशीनरी ऑटोमोटिव पार्ट्स, तो इंडिया सप्लाई करता है एल्यूमिनियम स्टील, तो वो भी कर सकते हैं। स्पेस अलग सेक्टर हो सकता है, इसमें इटालियन और इंडिया कोऑपरेशन हो सकता है। इंडिया इटली ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट इंडियन कम्युनिटी इन यूरोपियन यूनियन। ASI इटालियन स्पेस एजेंसी और इसरो, वहाँ भी कोलैबोरेशन किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा। तो ये बात है। तभी और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बायोफ्यूल अलायंस। और हाल फिलहाल में इटली ने कल परसों पहले अनाउंस किया था, लेकिन कल परसों उसने BRI प्रोजेक्ट से
अब उसको हटा दिया, मतलब ये दे अबैंडन द BRI प्रोजेक्ट ऑफ द चाइना। तो ये दिखाता है कि जो इटालियन का जो विजन है लॉन्ग टर्म, इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद द मल्टीपोलर वर्ल्ड, और उसमें इंडिया का भी रोल हो सकता है। तो बायोफिल अलायंस हो गया या फिर IMEC के तरफ से आप एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हो फॉर द सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट, स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन द एंटायर वर्ल्ड। इम्पोर्टेंट। बाबरी मस्जिद जब 31 ईयर्स पहले 1992 में 6 दिसंबर में, ड्यू टू द अनरूली बिहेवियर ऑफ द मॉब्स, उसको तोड़ा गया उससे इलीगली, बिकॉज द पेशेंस, जो लोग अनरूल बिहेवियर था मॉब के अंदर में वो नहीं था उतना जितना होना चाहिए था, जिस कारण दिक्कत हुआ सोसाइटी को भी। उसके बाद जो टेंशन बढ़ते गया रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में 1990s में, और उसके कारण दिखा बॉम्बे 1993 बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर के जो भी राइट हुआ है वो एक। तो वी हैव टू, तो ये दिखाता है कि वी हैव टू वेट पीसफुली विद रिस्पेक्ट टू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देन एक्ट ऑन इट। और प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है, लेकिन हम डायरेक्टली ऐसा काम नहीं कर सकते। प्रवेश। हाँ मतलब अ, इसमें यही है कि आपको आम यूज नहीं करने चाहिए, और जो भी इस तरीके के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सोसाइटी के अंदर, चाहे वो रिलीजियस के बेस पे चाहे वो कम्युनिटी के बेस पे है, तो उनका एक जो एमिकेबल सोल्यूशन है वो थ्रू पीस एंड डायलॉग और थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से निकल सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है उसको सबने माना भी है। तो यस। ऐसे तो जो वर्डिक्ट अलग हुआ अलग, कि, हाँ, वर्डिक्ट हुआ कि आप वो जगह को जो स्पेसिफिक दिया हुआ है उसको दूर हटा कर दूसरे जगह दिया जाएगा आपको, मॉस्क। और द इट वाज बिल्ट इन द 5 एकर्स लैंड, वो भी दिया जा रहा है, लैंड फ्री में दिया जा रहा है मॉस्क को। और जो राम मंदिर बन रहा है, इट इज नॉट बिल्ट बाय द गवर्नमेंट मनी, बट बाय द जो कंट्रीब्यूटर, हाँ, ट्रस्ट है उनके अंदर में, राम जन्मभूमि ट्रस्ट, वो बना हुआ इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको इतनी ही जो डिग्निटी है और इतनी ही सैंक्टिटी के साथ जो मस्जिद बनेगा उसका भी इसी तरीके से पॉलिटिकल लीडर से हाई टॉप नॉच ब्यूरोक्रेसी और टॉप नॉच जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है उसको उसी तरीके से इतनी ही शिद्दत के साथ उसका भी स्वागत करना चाहिए, ताकि जो डिफरेंट कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी के अंदर उनके अंदर ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट ना हो, और उनको लगे कि अ, जो वर्डिक्ट है वो भी बेसिकली ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड है, और दूसरा उनको कनेक्टिविटी महसूस हो कंट्री से। यस। यस। अब आता है दूसरा एंड इसमें बात। who was the prime minister during the Babri mosque demolition? वो जो प्राइम मिनिस्टर, I'm asking who was the prime कल्याण minister? सिंह तो यूपी के थे उस समय, चीफ मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर ये था भैया नरसिम्हा राव, PVR में से, वो थे PV नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर। कौन थे? हाँ, नरसिंह राव। तो ये धन्वंतरी इमेज इन MC तो पहले भी इमेज था, इसको बस, मतलब पहले से इमेज था इसके अंदर में, तो इसको बस कलराइज कर दिया गया। तो क्रिटिसिज्म हुआ IMA के द्वारा कि आप रिलीजियस सिंबल को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन एक और तरह से दिखाया जाता है कि जो धन्वंतरी है, इसमें मैं डिसएग्री करता हूँ IMA से। धन्वंतरी सिंबल ऑफ गॉड ऑफ आयुर्वेदा एंड मेडिसिन और एक कल्चर हेरिटेज का पार्ट है। तो अगर दिखाता है, आयुष विज्ञान आयोग को दिखाता है, NMC को दिखाता है कि कैसे आप, तो उसको आप कर सकते हो, कोई इसमें गलत बात नहीं ओवरऑल। क्योंकि टू सरपेंट ग्रीक मैथोलॉजी तो वही बात है कि आप लिख ही सकते हो, लेकिन ओवरऑल मुझे तो ये सिर्फ और ये, सिर्फ हेरिटेज का पार्ट है, इसलिए हाँ, इट इज बट मैं जो देयर। प्रॉब्लम क्या है इससे, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। नहीं, बोल रहा है कि रिलीजियस सिंबल को प्रमोट कर रहे हो आप, फिर हिंदू वैल्यूज को प्रमोट कर रहे हो, हिंदुज्म को प्रमोट तो कर रहे हो, साइंस प्रमोट होना चाहिए तो हाँ हिंदुज्म प्रमोट करो, वो बात। इंडिया इज लैंड ऑफ रिलीजन इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पत्ते पत्ते में भी भगवान है। तो आप नहीं, तो मतलब यहाँ बोल रहे ये ये थोड़ा, साइंस है ना, ये साइंस है, तो इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए रिलीजन को, वो बनाना चाह रहे थे। तो मैं बोल रहा हूँ कि रिलीजन का बात थोड़ी आप
बोल रहे हो कि हार्ट सर्जरी करना है तो आप धन्वंतरी को बोल रहे हो हार्ट सर्जरी करने, वो बात थोड़ी हो, बात हो रहा है कि एनएफसी का जो लोगो है वो ये दिखाता है कि इट इज गॉड ऑफ आयुर्वेद एंड मेडिसिन है, धन्वंतरी कहा उन्हें कहा जाता है। हर जगह वैसे ही होता है, आप कल्चर लोकल हेरिटेज कल्चर को करोगे। मेरा बस एक क्रिटिसिज्म है कि ये एस्थेटिक नहीं है दिखने में, जैसा होना चाहिए, बहुत जैसा नहीं, होता अगर है। मेरा ये सारा अगर एस्थेटिक है भी तो भी कोई इशू नहीं है। नहीं अगर नहीं है, मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन लोगो बहुत सिंबलाइज करता है, हर एक कंपनी हर एक ब्रांड इमेज इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसा नहीं बोल सकते कि दिखने में, ब्रांड इमेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगो, आपको काम करना ही पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। ऐसे नासा का आप देखते हो, मैं इसरो और नासा को देखता हूँ। नासा जो प्रमोट करता है सॉफ्ट पावर अपने मर्चेंट मर्चेंट गैस के थ्रू या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो इसरो नहीं करते। इसरो का वही अभी तक इंडिया का फोटो बना हुआ है कंटेंट में, और अभी तक है, मतलब कोई इमेज मेकिंग पर कुछ काम नहीं। तब उन्हें क्या फायदा उसका, उससे फर्क पड़ता है। दुनिया में सॉफ्ट पावर जो इमेज होता है वो बढ़ता है। तो एस्थेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। Chandrayaan-3 propulsion makes retraces steps to Earth orbit. तो वापस आया Chandrayaan-3 mission which took the Vikram lander to within the 100 kilometer of the moon before it detached made the historical soft landing. उसके बाद its successful return to Earth orbit is a significant achievement that marks step to the bringing of back of the samples from the lunar mission. तो वापस से अर्थ ऑर्बिट में आ चुका है चंद्रयान 3 का जो ऑर्बिटल सैटेलाइट। तो ये बताता है कि आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हो लूनर में और सस्ते दाम में आप वापस लेकर आ सकते हो अर्थ के ऑर्बिट में। तो लॉजिस्टिक डिसएडवांटेज नहीं होगा, सो एडवांटेज ही होगा इस तरह से। तो LVM-3 लॉन्च व्हीकल Mark 3, PSLV GSLV से LVM-3 है, छोटा होता है एज कम्पेयर टू GSLV, स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया जाता है। तो अभी कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, तो ग्रेविटी असिस्टेड फ्लाई बाइस ये किया जा रहा है। ये उससे क्या होता है कि आप डायरेक्टली पहुंचाओगे एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट को वहां पर, तो एनर्जी ज़्यादा यूसेज होगा, फ्यूल ज़्यादा कंजम्पशन होगा। उससे अगर हम ग्रेविटी के थ्रू चला पहुंचाओगे तो आपका फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम होगा, और छोटा एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट पहुंचा सकते हो। ये इंपॉर्टेंस। ये प्रवेश ले लो। Early signs of crowding in of private investment, domestic demand reduces। तो बेसिकली क्राउडिंग इनका मतलब होता है कि आपकी जो फॉरेन फंडिंग है वो बेसिकली आपकी कंट्री में आ रही है। वो कब आती है, जब आपके इंडिकेटर, जब आपकी CPI या WPI रोबस्ट होती है, जब आपका जो रेपो रेट होता है वो एक सही होता है, इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल होता है, डोमेस्टिक डिमांड आपकी ज्यादा होती है, फेस्टिव सीजन हो गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी हो रही है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स